उस प्राण स्वरूप दुःखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में, सत्य के मार्ग में प्रेरित करे। सभी को नमस्ते। आज हम अगला सिद्धांत देखने जा रहे हैं। सिद्धांत है 9वां सिद्धांत और इस सिद्धांत का नाम है निसर्गोपचार में उपचार करते समय शरीर, मन तथा आत्मा का सामंजस्य होता है। अब ये जो 3 शब्द आपने सुने हैं तो इसका अलग अलग अस्तित्व महसूस किया जा सकता है। जैसे शरीर का, तो शरीर को तो हम देख ही रहे हैं, तो शरीर का अस्तित्व तो सभी मान्य करेंगे। लेकिन इसके साथ मन का अस्तित्व भी मान्य करते हैं, क्योंकि महसूस तो होता है, मन है, दिखता नहीं है, शरीर से अधिक सूक्ष्म है। तो ये एक बात है, मन, माइंड। और आत्मा है तो जो चेतना है वो उसी के कारण है। कोई बोलता है, कोई हिलता है या उठता है, बैठता है, चलता है, घूमता है, तो ये जो सभी क्रियाएं हैं, आंखों का बंद करना, खोलना, ये सब उसी से ही संचालित है, ऐसे समझते हैं। तो इसमें मन, शरीर और आत्मा का उपचार के समय ये तीनों बातें ध्यान में ली जाती है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा पद्धति, इसमें ऐसा कोई रिलेशन समझा नहीं जाता। जब भी उपचार किया जाता है तो ऐसा रिलेशन जब भी यानी शरीर पर उपचार किया जाता है तो मन को बहुत बुरा लगता है। मन पर, एक शरीर पर अत्याचार होते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन नेचुरोपैथी में जितने भी उपचार किए जाते हैं वो सब उपचार इको फ्रेंडली किए जाते हैं। इको फ्रेंडली यानी कि मित्रत्व की भावना से किए जाते हैं, शत्रुत्व की भावना से नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब भी रोग होता है तो शत्रु के समान उपचार किया जाता है। एक सिद्धांत हमने इसके ऊपर पहले भी दिखा है कि सभी रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है, तो एक समय तक। तो फिर माइंड के बारे में सबसे पहले नेचुरोपैथी में सोचा जाता है, मन के बारे में सोचा जाता है। और ये सोच ठीक भी है, क्योंकि अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि जितने भी रोग हम देखते हैं उसमें से 80% तक रोग मनोकायिक है, साइकोसोमेटिक है। तो मनोकायिक का अर्थ होता है कि जब भी रोग हुआ, उस रोग में इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले माइंड की हुई और तत्पश्चात फिर शरीर की हुई। तो मन सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद फिर शरीर इन्वॉल्व हुआ। इसलिए शरीर का उपचार करते करते, शरीर के जितने भी सिस्टम हैं शरीर में, उसका उपचार करते करते मन का भी उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये कहना, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर वक्त मन के संबंध में सोचा नहीं जाता, इसलिए वो चिकित्सा को पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि कहते हैं कि हाइपरटेंशन की जो गोली है वो मरते दम तक खाओ, डायबिटीज़ की जो गोली है वो अंतिम समय तक खाओ, ऐसा कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर मन की चिकित्सा नहीं हो रही है तो चिकित्सा पूरी भी नहीं होगी, और चिकित्सा पूरी नहीं हो रही है तो मन की चिकित्सा कहीं पर अधूरी है, या फिर मन को ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। तो नेचुरोपैथी में एक पांचभौतिक चिकित्सा के अंतर्गत हम जब भी कहते हैं तो पांचभौतिक चिकित्सा कहते हैं, लेकिन एक अलग चिकित्सा भी कराई जाती है, महत तत्व चिकित्सा। तो जो भी अपने आराध्य हैं, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनका नाम का जप करे, तो यही महत तत्व चिकित्सा कही जाती है।
तो इससे क्या होता है, इससे मन जो है शांत हो जाता है, मन की एकाग्रता निश्चित की जाती है। और जब मन एकाग्र होता है तो शरीर पर उपचार भी ठीक ठीक होने लगता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि जब भी दवाइयाँ दी जाती है तो वो काम नहीं करती। तो दवाई भी अच्छी होती है, डायग्नोसिस भी ठीक होता है, लेकिन मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो उस वक्त अगर माइंड के बारे में सोचा जाए तो वो दवा काम कर सकती है। लेकिन नेचुरोपैथी में विशेषकर इसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का जो मेल है वो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में रहता है। तो ये छोटा सा सिद्धांत है। आगे 10वां सिद्धांत है, ये जो अंतिम सिद्धांत है, आखिरी सिद्धांत है। तो सिद्धांत का नाम है नेचुरोपैथी में मेडिसिन्स का कोई संबंध नहीं आता। अब ऐसे एक सूत्र भी है आयुर्वेद में, कहा जाता है न इति द्रव्यम औषधम। पूरे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो दवा के स्तर पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तरफ तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी भी दवा है, दूध भी दवा है, छाछ भी दवा है, दही भी दवा है। लेकिन जो व्यवहार में समझा जाता है कि दवा क्या होती है, तो टैबलेट फॉर्म है या फिर एक बॉटल में, अंबर कलर की बॉटल में भरी हुई लिक्विड है, उसको अच्छा लगा हुआ लेबल है, ठीक है, उसको एक पैकिंग है, तो खासकर इसे हम दवा मानते हैं। अभी अधिकतम लोग पानी को दवा नहीं मानते, दूध को दवा नहीं मानते, रोटी चावल इसे दवा नहीं मानते। अक्सर अगर कहा जाए तो ये भी दवा हो सकती है, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ तो उपचार, रोगों की रोकथाम तो होती है। तो ये तो दवा ही है। अच्छा न्यूट्रिशन भी एक दवा है। ऐसा कहेंगे तो फिर दवा के सिवा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन नेचुरोपैथी का ये सिद्धांत है कि यहाँ पर दवा का कोई संबंध नहीं आता। तो स्पेशली फिर हम कोरिलेशन जो है वो एलोपैथी के साथ ही करते हैं। एलोपैथी में जैसे कि दुष्परिणाम वाली जो दवाइयाँ दी जाती है उसका संबंध यहाँ पर नहीं है। अब नेचुरोपैथी में आंवले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आयुर्वेद में उसे दवा के स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। हरी तकी का इस्तेमाल करेंगे, हिरडा, बेहड़े का इस्तेमाल करेंगे, तो हिरडा, आवड़ा और बेहड़ा इसे त्रिफला कहा जाता है। तो ये तो नेचुरोपैथी वाले लोग भी, जो नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है, वो भी यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेदिक ऐसी दवा जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं किया जा रहा है, नेचुरली वो प्राप्त हो रही है, तो उसे दवा का दर्जा आप दे भी सकते या नहीं भी दे सकते। एक रूटीन करके उसे खा सकते हैं। लोग समाज में आंवला खाते हैं तो मैं दवा खा रहा हूँ ऐसे तो नहीं समझते, ठीक है। हिरडा तो कम से कम ठीक है, इसके लिए तो एक पेट साफ नहीं हो रहा है तो मैं सुरवारी हिरडा या फिर बाल हिरडा जो है, खांसी है तो फिर बाल हिरडा दिया जाता है। तो इसमें तो थोड़ी सी समझ है, लेकिन आंवले के संबंध में ऐसी कोई समझ नहीं है। लोग सहजता से घर में लाते हैं और सहजता से चबाकर खाते हैं या फिर उसका जूस निकाल के खा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहजता से इस्तेमाल में आती है, लेकिन वो दवा ही है। जैसे नीम के पत्ते कूट के उसका जूस निकाल के भी लोग सुबह सुबह पीते हैं। बोलते हैं हम तो कोई दवा नहीं खा रहे हैं, लेकिन अक्सर एक ये दवाई रहती है। तो इसमें थोड़ा सा अधिक हमें समझना पड़ेगा कि दवा किसे कहें। तो दवा एलोपैथी में जितनी भी मेडिसिन्स है ना, जो सिम्टोमेटिक बेस पर आधारित है, लाक्षणिक चिकित्सा के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो उन्हें हम दवा कहेंगे। जो बॉटल में भरी है, जो नेचुरली बनी नहीं है, कृत्रिम तरीके से बनी है, तो उसे हम दवा कहेंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल रूट से नहीं दी जाती है, जैसे सलाइन है ना, ग्लूकोज है, तो इसे भी हम एक स्तर पर दवा कह सकते हैं। क्योंकि रूट जो है, भले ही वो दवा ना हो, लेकिन रूट जो है देने का वो थोड़ा सा अलग है। नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट कराई जाती है
उसका पहला आधार जो है वो संतुलित आहार है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, ये 5 जो संतुलित आहार के तत्व है वो आते हैं। कि कोई कोई नेचुरोपैथिस्ट उसमें वाटर को भी लेते हैं, क्योंकि पानी का महत्व नेचुरोपैथी में सबसे अधिक है। तो बाहर उपयोग के लिए भी और भीतर उपयोग के लिए भी पानी को बहुत अहम महत्व दिया है। इसलिए बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट बोलते हैं कि सुबह उठ के 1-1, 2-2, 5-5 लीटर पानी पियो। इसके ऊपर भी बात होगी आगे चल के। तो पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, उसका टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी आगे चल के हम बात करेंगे। तो मेरा कहना ये था कि यहाँ पर हम दुष्परिणाम रहित औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि निर्दोष तरीके से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है। अब आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है जिसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट तो दिख ही पड़ता है, जैसे भस्म है ना। तो अच्छी तरीके से अगर बने हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है शरीर किसी किसी को ये सहन नहीं होगा। लेकिन बाकी जो एकेरी द्रव्य है, जैसे आंवला है, गिलोय है, घृतकुमारी है जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, गेहूं के ज्वारे का जूस है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आयुर्वेद में आती है जो कि नेचुरोपैथी में आंवला है तो इस्तेमाल की जाती है। तुलसी है, तुलसी अभी तो कोरोना के संबंध में, कोरोना जब आया तब इंडियन गवर्नमेंट में और पब्लिक ने भी खूब इसका प्रचार प्रसार किया कि सूंड का काढ़ा पिए, दालचीनी का काढ़ा पिए, काली मिर्च का काढ़ा पिए, तुलसी का काढ़ा पिए, गिलोय का काढ़ा पिए। तो ये जो है ये दुष्परिणाम रहित है। इसलिए अगर कोई नेचुरोपैथिस्ट चाहता है कि मैं इसे इस्तेमाल करूँ या न करूँ, तो निश्चित रूप से वो इन दवाओं का, अर्थात जो नेचर से प्राप्त है, इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं तो आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हूँ, इसलिए मेरा संबंध जो है वो दवाओं से आता है, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि शरीर पर उन दवाओं का दुष्परिणाम न आए और वो दवाइयाँ जो है वो रोग को भी नष्ट करे और शरीर की भी रक्षा हो। तो ऐसी दवाइयाँ आप भी नेचुरोपैथी में निश्चित रूप से यूज़ कर सकते हैं। बस मेरी ये प्रार्थना रहेंगी आपसे, अगर आप एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे, अगर आप नेचुरोपैथी के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे बंद करिए और नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करिए। साथ में थोड़ा सा आयुर्वेद को जोड़ दीजिए, योगाभ्यास को जोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको अपने पर एक स्वाभिमान होगा कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो कोर्स किया, उसी के संबंध में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस संबंध में अगर कोई गाइडलाइंस आपको लगती है तो निश्चित रूप से आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मैं लेक्चर देता हूँ, तो अगर उस लेक्चर के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि सबके लिए ये हितकर रहेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो ग्रुप मैंने बनाया, उस ग्रुप पर मैं उसे सार्वजनिक करूँगा, ठीक है। अभी कभी सवाल जो है वो सार्वजनिक नहीं होते हैं तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उस सवाल से। तो आप पर्सनली सवाल पूछें, अगर मुझे ऐसा लगे कि ये सवाल सार्वजनिक हो सकता है, इसका आंसर दूसरों को भी फ़ायदा दे सकता है, तो उसे मैं सार्वजनिक स्तर पर ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो हमने नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत पढ़े, पहले से लेकर अंत तक 10वें सिद्धांत तक हमने नेचुरोपैथी के सिद्धांत पढ़े। एक बार फिर मैं टाइटल्स को रिपीट कर देता हूँ। पहला सिद्धांत है, सभी रोग एक है, उसका कारण एक है और उसकी चिकित्सा भी एक ही है। दूसरा सिद्धांत है, रोग के कारण कीटाणु नहीं। रोग के कारण, यानी रोग का जो कारण है वो कीटाणु नहीं है, बल्कि प्राइमरी कारण कुछ अलग है। तीसरे नंबर का सिद्धांत है, तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। चौथा सिद्धांत है, निसर्ग यही महान वैद्य है।
5वां सिद्धांत है, चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि शरीर की होती है। रोग की नहीं होती है बल्कि शरीर की होती है, और जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो रोग भी निष्कासित हो जाता है शरीर से। 6वां सिद्धांत है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। नेचुरोपैथी में इन्वेस्टिगेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है नेचुरोपैथी में। विजातीय तत्व यही रोग का कारण है, तो फिर अन्य कारण क्यों मानना। फिर भी रोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप अगर आवश्यकता पड़े तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशंस बाहर किया जाता है डॉक्टरों के माध्यम से, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं समझी जाती। 7वां सिद्धांत है, जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए विलंब यानी थोड़ा समय लगता है। इसके ऊपर हमने बहुत खूब चर्चा की। 8वां सिद्धांत है, जो गत व्याख्यान में हमने देखा कि नेचुरोपैथी में उभार आते हैं, हीलिंग क्राइसिस या क्यूरेटिव क्राइसिस उसे बोला जाता है। और 9वां सिद्धांत है, मन, शरीर और आत्मा का सामंजस्य नेचुरोपैथी के उपचार के दरमियान रहता है। सबसे पहले माइंड के बारे में सोचना पड़ता है या सोचना चाहिए। और अंतिम 10वां सिद्धांत है, नेचुरोपैथी में दवाइयों का कोई संबंध नहीं आता। अभी इसी लेक्चर के बीच हमने इसके ऊपर चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये 10 सिद्धांत समझ में आए होंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज और ज़्यादा इजी करते हुए आपको समझाऊं। फिर भी अगर आपको किस शब्द का अर्थ या फिर शब्द नहीं समझाऊंगा तो पर्सनली या फिर फ़ोन के माध्यम से कम्युनिकेशन करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप निश्चित रूप से पूछें। और आप अभी जिनकी एग्ज़ाम है अप्रैल के 2021 के अप्रैल में जिनकी एग्ज़ाम है, तो वो अभी पढ़ाई शुरू करें, है ना। पढ़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि अभी 1, 2 या 2.5 महीने का कालावधि बचा है। और जिनकी एग्ज़ाम 2022 के अप्रैल में है वो थोड़ा सा लेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना होमवर्क जो है वो आप पूरा कीजिए। अब जितने भी सिद्धांत मैंने बताए उनके टाइटल आप लिखेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे, एक रजिस्टर कॉपी आप लेंगे, और आपके पास एक किताब भी है, उस किताब से थोड़ा सा नोट्स निकालते हुए जितना मैंने बताया उस आधार पर एक कंप्लीट नोट्स आप तैयार करेंगे। और आपकी नोट्स अगर सिद्धांत के ऊपर तैयार हो जाती है तो थोड़ा सा, अगर आप लोकल है, अकोला में है, तो मुझे एक बार दिखाएं, थोड़ा सा मैं देख लूँगा और फिर उससे आप स्टडी आगे करें। तो 10 सिद्धांत यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अगले लेक्चर से हम पांचभौतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे। उपचार कैसे कराए जाते हैं। अब तो पहले हमने निदान कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, सिद्धांत को समझ लिया, तो उसके बाद फिर पांचभौतिक चिकित्सा उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।